हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी हमने देखा था विकास के सिद्धांत देखे हैं, विकास क्या होता है, विकास और वृद्धि में अंतर देखा है कि विकास किस तरह से होता है और वृद्धि किस तरह से होती है। विकास के साथ साथ वृद्धि भी होती है, वृद्धि रुक जाती है और विकास लगातार चलता रहता है। जब हमने विकास की बात की थी तो विकास होता क्या है, जो मानसिक रूप से होता है, यानी धीरे धीरे उसका बौद्धिक स्तर बढ़ता जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। छोटा यानी जब बेबी जन्म लेता है, इससे पहले जब वो गर्भ में रहता है तब भी विकास शुरू हो जाता है, यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया को आप विकास कहते हैं। फिर आपने देखा था कि कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो विकास को प्रभावित कर देते हैं, विकास को अच्छे से होने से क्या कर देते हैं, रुकावट डालते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं जो विकास के एक अच्छे विकास में जो है अवरोध का काम करते हैं? तो वो हो जाता है अनुवांशिक कारक एक होता है और दूसरा हमारा होता है वातावरण। यानी अनुवांशिक कारण इस तरह से है, जैसे आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि कोई इंटेलिजेंट माता पिता है और उनसे जो बच्चा है, और एक आप देखेंगे मंद बुद्धि के माता पिता है, उनका बच्चा है। अगर दोनों बच्चों का विकास देखा जाए तो देखेंगे कि जिनके माता पिता अच्छे बैकग्राउंड के यानी अच्छी बुद्धि वाले हैं, उनके बच्चे का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। वही मंद बुद्धि का बच्चा है, उसका विकास किस तरह से हुआ है, जैसे उसके पेरेंट्स थे, जैसे उसके जो अनुवांशिक यानी दादा दादी के लक्षण थे, जैसे उसके नाना नानी यानी पूर्वजों के जो लक्षण थे, ज्यादातर विकास उनके आधार पर ही हुआ है। तो हम देखेंगे अनुवांशिक कारक, यानी कि अनुवांशिकता में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या होता है माता पिता अपने बच्चों से लेते हैं। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई, हमने ये भी देख लिया है अनुवांशिकता किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति को यानी किसी व्यक्ति के अपने माता पिता के द्वारा, किसके द्वारा ले रहा है, तो माता पिता के द्वारा पूर्वजों के गुण को प्राप्त करना। राइट, ये हमने बात कर ली है। माता पिता के द्वारा पूर्वजों के गुणों को पूर्वजों के गुणों को प्राप्त करना क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिकता की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके जो गुण बच्चों में आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। अब वो कोई भी गुण हो सकते हैं, उनकी लंबाई हो सकती है, उनकी चौड़ाई हो सकती है, उनके मानसिक गुण हो सकते हैं, उनकी कोई ऐसे रचनात्मक कार्य रहे हो जो उनके माता पिता या नाना नानी या किसी पूर्वज में रहे हो, वो आगे जाके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए और हमारे किसके पास आ जाते हैं, एक न्यू पीढ़ी में आ जाते हैं। यानी पीढ़ी के एक पीढ़ी से लेकर किसी और पीढ़ी में आ जाना, दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो गुण आ जाएंगे उनके पूर्वजों के, तो उसे आप क्या कहेंगे, अनुवांशिक कहेंगे या अनुवांशिक गुण कहेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसमें तो आपने ये देखा है कि कहां से प्राप्त हुआ है, अपने माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं। अनुवांशिक कारण है, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे उनके दादा दादी या कोई पूर्वज उनका जिस तरह से उनके मानसिक विकास रहा होगा, वही लक्षण कहीं ना कहीं बच्चों में भी आ जाते हैं। तो ये कारण हो जाता है। इसमें आपने देखा था कि शारीरिक एक कारण था, यानी शारीरिक कारण कैसे कार्य कर रहा था, शारीरिक संरचना किस तरह से कार्य कर रही थी, तब आपने शारीरिक संरचना की बात की थी। राइट, शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना की बात करें तो जो बच्चे आप देखेंगे किसी की लंबाई बहुत अच्छी होती है, कोई ज्यादा आकर्षक होता है, कोई ज्यादा सुंदर होता है, या फिर कहेंगे उसके जो है शरीर एकदम बलिष्ठ होता है, हष्ट पुष्ट होता है। अगर इनकी बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वंशानुक्रम पर ही जाते हैं। जैसे उनके पूर्वज होंगे उसी तरह से जो होता है बच्चों में भी लंबाई चौड़ाई वाले वृद्धि वाले गुण आ जाते हैं, उसी तरह से उनका भी विकास होता है। फिर आप बात करेंगे इसमें यानी प्रभाव किस तरह से पड़ता है विकास पर। तो जिनका शरीर कैसा होगा, जो लंबाई जिनकी अच्छी होगी, बलिष्ठ होंगे, बलिष्ठ होंगे, ऐसे जो बच्चे होंगे यानी सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, वो क्या करते हैं, उनका जो है विकास किस क्षेत्र में जाता है, अगर बात करें तो उनका विकास जाता है मॉडलिंग के क्षेत्र में। अच्छे एक तरह से कह सकते हैं कि अपने अभिनय जो है एक तरह से अपना अभिनय दिखाते हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में आते हैं, जिम्नास्टिक वगैरह खेल यानी व्यायाम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं। कौन जाते हैं, जिनकी शारीरिक संरचना किस आधार पर हो जाती है, लंबाई चौड़ाई जिनकी अच्छी होती है।
फिर वही बात करते हैं, अगर कोई नाटे लोग हैं, कोई मोटे लोग हैं, जो अपने आनुवंशिकता के आधार पर उनका शरीर का गठन हुआ है, जैसे उनके दादा-दादी या कोई परिवार या पूर्वजों में जैसे शरीर रहा होगा, उसी आधार पर अगर किसी बच्चे का गठन होता है आगे जाके, तो उसका विकास जो होगा वो किस क्षेत्र में होगा, यानी वो अपना विकास किस क्षेत्र में करेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में करेगा। कहीं न कहीं ये डिफाइंड हो जाता है कहाँ से, आनुवंशिकता से, कि इसका विकास किस क्षेत्र में आगे जाने वाला है। ये हमारी कहीं न कहीं बात हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे किसकी, तो लिंग भेद की, राइट। विकास किस तरह से एक डिफाइन करता है कि लिंग के आधार पर भी विकास होता है। हमने शारीरिक संरचना देख ली है, शारीरिक संरचना के आधार पर विकास देखा। इसके बाद बात करेंगे किसकी, लिंग भेद की। लिंग भेद पर अगर बात करें तो शारीरिक मानसिक विकास लिंग भेद पर स्पष्ट दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कैसे दिखाई देता है, तो वो भी आप देख लीजिए कि जो लिंग भेद होता है ये कहीं ना कहीं विकास को भी प्रभावित करता है, राइट। जैसे लड़कियों का अगर आप विकास की बात करें, गर्ल्स की बात करें, लड़कियों का शारीरिक विकास, शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा कैसा होता है, तो अगर बात करें तो कैसा होता है, शीघ्र हो जाता है, शीघ्र होता है। आप देखते हैं ना, अगर दोनों सेम एज के, एक गर्ल्स है और एक बॉयज है, तो आप देखेंगे आपने अपने परिवार में भी नोटिस किया होगा, सेम एज के चाचा के या बुआ के या सेम एज के ही दो बच्चे हैं, तब आप देखेंगे जो गर्ल्स होती है वो एक एक क्या करती है, एक अपना जो है अभिनय दिखाती है, क्या करती है, उसको कहे कि ऐसे नहीं करना था, ये ऐसे करना था, आप जानते नहीं है इसको ऐसे करना चाहिए था। यानी वो कहीं ना कहीं उसका जो विकास है मानसिक तौर पर भी और शारीरिक रूप में भी क्या हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। ये बात कर रहा है कि लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा जो होता है शारीरिक विकास होता है, कैसे हो जाता है, शीघ्र हो जाता है, राइट। लड़कों में 1-2 साल बाद जो विकास शुरू होता है वो लड़कियों में पहले हो जाता है, यानी कि लंबाई उनकी बहुत जल्दी हो जाएगी शुरू, बड़े जल्दी मिच्योर हो जाती हैं लड़कियां, उसकी अपेक्षा 1-2 साल बाद लड़कों में मिच्योरता आती है, राइट। तो आपने देखा कि लड़कियों में इस तरह से भेद दिखाई दिया है, वो भी किस आधार पे, तो लिंग भेद के आधार पर। और क्या इसमें भेद दिखाई देता है, जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी लड़कियां हैं या बालिकाएं हैं, उनके अगर मानसिक विकास की बात करें, किसकी बात कर रहा है, मानसिक विकास की। अगर मानसिक विकास की बात करते हैं तो वो भी कैसा दिखाई देता है, लड़कों की अपेक्षा कैसा हो जाता है, लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है, राइट। लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, शीघ्र होता है, शीघ्र होता है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं विकास को कौन प्रभावित कर रहा है, जेंडर भी प्रभावित कर रहा है, लिंग भी प्रभावित कर रहा है। अगर लड़कियां हैं तो उनका विकास बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो। वहीं बॉयज है तो उनका विकास थोड़ा लड़कियों की अपेक्षा, ऐसा नहीं है कि उनका विकास में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनकी अपेक्षा इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन लड़कियों में ये विकास शारीरिक और मानसिक दोनों क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, राइट। तो ये लिंग भेद भी आप देख लीजिएगा कि लिंग भेद भी इस पे डिपेंड करता है। अगला आप विकास की बात करेंगे कि अगला कौन सा विकास है, तो आप देखेंगे संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक रूप से किस तरह से अनुमानसिकता प्रभाव डालती है, संवेगात्मक, आपने देखा कि आपकी अनुवांशिकता है, जो अनुवांशिक या वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम या अनुवांशिकता आपके देख रहे हैं आप, शारीरिक संरचना के आधार पर भी एक प्रभाव डाल देती है, लिंग भेद के आधार पर भी उसने प्रभाव डाला, और यहाँ आप देख रहे हैं कि संवेगात्मक रूप से भी वो क्या कर रहा है, प्रभाव डालता है, राइट। प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति जो संवेग को जन्म देती है, किसकी बात कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, राइट। जो किसको जन्म दे रही है, संवेग को।
संवेग जन्म से ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहां से पाए जा रहे हैं? जन्म से ही अधिक पाए जा रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं। उन्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि आपको ज्यादा क्रोध करना है, या मान लीजिए दोनों सेम एज के बच्चे हैं, आपने एक ही वातावरण में दोनों को रखा है, राइट। और तब भी देखेंगे कि एक बच्चा बड़ा विनम्र है, बड़े आराम से बोलता है, जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, वही दूसरा बालक है या दूसरा बच्चा है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, चीजें फेंक देता है, इधर कर देगा उधर कर देगा, या मुझे नहीं पढ़ना है, सामने वाले पे चिल्ला देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके संवेग हैं वो कहां से आए हैं? कहीं ना कहीं अनुवांशिकता से आए हैं। किसी ना किसी पीढ़ी में वो संवेग पाए गए होंगे। वो संवेग कहां दिखाई दिए हैं? बच्चों में दिखाई दिए, राइट। वो संवेग बच्चों में दिखाई दिए हैं, यानी प्रत्येक बच्चे में अलग अलग तरीके से संवेग होते हैं। आप दो सेम बच्चे ले लीजिए, दो सेम माता पिता के बच्चे ले लीजिए, और देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनमें अगर अंतर पाया जा रहा है, तब आप भी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने भाई के अपोजिट हो गया, ये अपनी बहन के बिल्कुल अपोजिट हो गई है। देखिए एक कितना शांत है और दूसरा कितना गुस्सैल है। यानी आप कहीं ना कहीं उसके संवेग कहाँ से आए हैं? तो उसके अंदर ही समाहित थे, बहुत अधिक मात्रा में जन्म से ही उसमें थे, और जो कहाँ दिखाई देते हैं बाद में उसको, उसके विकास को प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे एक अगर ज्यादा गुस्सैल बच्चा है तो वो क्या करेगा? वो अपने विकास को ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, अपने गुस्से पर ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने क्रोध पर ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो अपनी चीजों को, अपने दिमाग को, अपने विकास को किस तरफ लगा देगा? यानी दूसरी चीजों में लगा देगा, गुस्से में लगा देगा, तनाव में लगा देगा। और वहीं अगर शांत बच्चा है तो उसका जो विकास होगा वो किस तरह से हो जाएगा? यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वह जो है अपना मानसिक विकास किस तरह से कर रहा है? एक शांति माहौल से करता है, राइट। वो उसमें आंतरिक रूप से तनाव पैदा नहीं होगा, तो उसका विकास कहीं ना कहीं कौन प्रभावित कर दे रहा है? संवेगात्मक जो उसकी विशेषताएं होती हैं वही क्या करती हैं? उसको प्रभावित करती हैं, राइट। क्या कह रहा है? कुछ बच्चे जन्म से ही कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं। जन्म से ही विनम्र होते हैं, राइट। सहृदय जिनको कहते हैं, दयालु टाइप के होते हैं ना, आपने देखा होगा, अरे नहीं उसको मत मारो लग जाएगी उसको, कहते हैं ना। तो कौन होते हैं जन्म से ही? कैसे दिखाई देंगे आपको? सहृदय और विनम्र होते हैं। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं? और कुछ बच्चे आपको कैसे मिलेंगे? आप देखेंगे जन्म से ही कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं, राइट। जन्म से ही क्रोधी होते हैं। कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं। दोनों का व्यक्तित्व का विकास उनकी मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी आप देखेंगे कि दोनों का जो व्यक्तित्व का विकास होगा वो किस तरह से होगा? उनकी मूल प्रवृत्ति उनकी क्या है? कोई एक गुस्सा करने वाला है और एक कैसा है? एक सहृदय यानी विनम्रता वाला है। तो अगर इनकी व्यक्तित्व की विकास करें, किसकी बात कर रहा है? दोनों के व्यक्तित्व के विकास में, दोनों के व्यक्तित्व विकास में, दोनों के व्यक्तित्व विकास में उनकी मूल प्रवृत्तियां समझ रहे हैं ना, जो उनके वंश से मिली हुई हैं, मूल प्रवृत्तियां का प्रभाव देखने को मिलेगा, देखने को मिलता है। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है, आपने देखा कि दो प्रकार के बच्चे आपको दिखे, एक शांत है और एक बहुत ज्यादा गुस्सैल है। तो आप देखेंगे कि जो बच्चा गुस्सैल है वो कैसा है? वो बच्चा कैसा रहा? वो बच्चा और ये शांत बच्चा और क्रोधी बच्चा दोनों के व्यक्तित्व में, उसके व्यक्तित्व की अगर बात करें किस तरह का व्यक्तित्व का विकास होगा उसमें, तो उसमें दोनों को जो मूल प्रवृत्तियां होंगी, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, जो संवेग है उसके, एक विनम्र और एक सहृदय वाला, एक क्रोधी वाला, दोनों की ही मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी आगे जाके अगर वो विकास करेगा, आगे जाके उसका कोई अपना करियर बनाता है, कोई व्यक्तित्व तैयार होता है, तो कहीं ना कहीं उसके मूल प्रवृत्तियों का भी उस पर क्या दिखने को मिलता है? प्रभाव देखने को मिलेगा कि
कि इसका जो है मूल प्रवृत्ति थी कि ये शांत स्वभाव का है, इसलिए इतना अच्छा कर ले गया, ये इतना गुस्सैल था, इसलिए इसने क्या कर दिया, गुस्से में किसी को हानि पहुंचा दी या किसी का ज्यादा नुकसान कर दिया, ना चाहते हुए भी उस अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया और इसकी वजह से क्या कर दिया, उसने सामने वाले को हानि कर दी और कहीं ना कहीं उसके विकास में वो क्या बन गई, एक बाधा बन गई, या विकास का उसका मूवमेंट चेंज हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ क्या दिखाई दिया उसको, जो उसका जो विकास है वो कौन उसका निर्धारित कर दिया, संवेगात्मक रूप से किसने इसको कंट्रोल किया है, तो उसके अनुवांशिकता ने कंट्रोल किया है, राइट। फिर हम बात करेंगे बुद्धि की या इंटेलिजेंस की बात करते हैं। बुद्धि या इंटेलिजेंस किस तरह से प्रभाव डालती है, बुद्धि की बात करते हैं। अगर बुद्धि की बात करें, इंटेलिजेंस इस बुद्धि अधिक मतलब बुद्धि वाले बालकों का विकास भी तीव्र होता है। आपने देखा होगा कि अगर जिनकी बुद्धि बहुत तेज है उनका विकास भी उसके आधार पर तेज होता है। मंद बुद्धि वाले बच्चे का विकास भी मंद यानी धीरे धीरे से होगा, यानी कम होगा, और वही तेज बुद्धि वाला होगा या अधिक बुद्धि वाला होगा। अधिक बुद्धि वाला आप किसको रखते हैं ये भी आगे देखेंगे। तो अधिक बुद्धि वाले बच्चे का विकास कैसा होगा, तीव्र होगा, यानी तेजी से होगा, तीव्र होगा। अब आप देखेंगे कि अधिक बुद्धि वाला बच्चा है और एक कम बुद्धि वाला बच्चा है, राइट। किस तरह से आपने देखा कि बुद्धि कहाँ है, कुशाग्र बुद्धि का है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक कुशाग्र बुद्धि का बच्चा है, कुशाग्र का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, टैलेंटेड बच्चा, राइट। क्या कह रहे हैं, टैलेंटेड। एक आपके पास टैलेंटेड बच्चा है और आप देखेंगे उसकी यानी बोलने का विकास, उसकी जो बोल रहा है, तो उसका बोलने का विकास किस अवस्था में कैसा हो रहा है, और आप देखेंगे उसके चलने का विकास किस तरह से हो रहा है, राइट। तो बोलना और दूसरा देखेंगे आप चलना, यानी उसका गामक विकास की बात कर रहा है और भाषा विकास की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, भाषा विकास की, और ये किसकी कर रहा है, गामक की, राइट, या क्रियात्मक जिसको कहेंगे। तो वो चलेगा कैसा या चलना की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपने दो प्रकार के यानी बच्चा लिया है और आप इसमें विकास की बात कर रहे हैं। तो जो कुशाग्र व्यक्ति का यानी जो कुशाग्र बालक होगा, यहाँ आप खाली छोड़िए, आप यहाँ ले लीजिए कुशाग्र बालक, कुशाग्र बालक जिसको क्या कहेंगे, टैलेंटेड। टैलेंटेड, राइट। अब आप देखेंगे कि कुशाग्र बच्चे में अगर बोलने का विकास होगा तो कितने माह में हो जाएगा, 16 माह में, और अगर चलने का विकास हो जाएगा तो कितने माह में हो जाएगा, 14 माह में, राइट। वहीं आप दूसरे बच्चे को ले लेंगे जो कैसा है, सामान्य बुद्धि का है। कैसा है, सामान्य बुद्धि का। अगर आप सामान्य बुद्धि के बच्चे की बात कर रहे हैं, सामान्य जिसको कह रहे हैं जनरल बुद्धि जिसके पास पाई जा रही है, सामान्य बुद्धि का बालक, ये आपने देखा टैलेंट बच्चा है, अधिक बुद्धि का बच्चा है। वो देखेंगे कि उसके अगर चलने या बोलने का भाषा विकास देखेंगे तो कब हो जाता है, तो कहां से शुरू हो जाता है उसका, यानी बोलना कब सीख जाता है, तो कब सीख जाता है, 16 माह के अंदर अंदर वो बोलना सीख जाता है। उसका जिस तरह से वो बोलना सीख रहा है उतने ही जल्दी उसका क्या हो जाता है, उसका चलने का विकास हो जाता है, यानी कि वह गामक विकास भी उसी आधार पर कर लेता है 14 माह में। 14 माह में वह चलना सीख गया और 16 माह में वह बोलना सीख गया, यानी वह भाषा और गामक दोनों ही बहुत जल्दी अचीव कर लिया है। अब आप देखेंगे अगर सामान्य बुद्धि का बालक है तो उसमें आप देखेंगे चलने का विकास कब होता है, सॉरी यहाँ आएगा 11 माह, यानी 11 माह में कर लेगा।
11 माह की बात कर रहे हैं और यहाँ क्या होगा 16 माह, राइट। और अगर उसके चलने की बात करें तो चलेगा कितने माह में, तो 22 माह में। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, इसके बाद समझ लेते हैं, राइट। मूढ़ व्यक्ति की बात करते हैं, मूर्ख की बात करें अगर, तो मूर्ख का विकास किस तरह से होता है, चलिए एक बार समझ लेते हैं इस डायग्राम को क्या कह रहा है। देखिए आपने देखा कि जो उसका बालक का विकास हो रहा है वो उसके वंशानुक्रम के आधार पे किस तरह से हो रहा है। अगर बच्चा ज्यादा तेज बुद्धि का है, कुशाग्र बुद्धि का है, बहुत तेज बुद्धि का है, टैलेंटेड बच्चा है, तो आप देखेंगे उसमें विकास किस तरह से हो रहा है। वह चलना सीख जाएगा कितने माह में, 13 माह में वह चलना सीख जाएगा। और उसका बोलने का विकास कितने माह में हो जाएगा, 11 माह में हो जाएगा, राइट। कितने माह में हो जाएगा, 11 माह में। वहीं आप देखेंगे सामान्य बुद्धि का बच्चा है तो उसका चलने का विकास कब होगा, उसका गामक विकास कब होगा, 14 माह में उसका गामक विकास हो जाएगा। और वहीं 16 माह में उसका क्या हो जाएगा, भाषा विकास हो जाएगा। अगर मूर्ख बुद्धि की बात करें, यानी कि सामान्य से भी कम बुद्धि वाला बच्चा है, तब आप देखेंगे कि उसका विकास किस तरह से हो रहा है। अगर भाषा विकास की बात करें तो वह 34 माह लेगा। आप देख रहे हैं ना, 16 माह में तो बच्चा सामान्य बुद्धि का था, वो बोलना सीख गया है। आप देखते हैं कोई बच्चे कैसे होते हैं, बहुत बाद में बोलना सीखते हैं, बहुत धीरे धीरे, यानी कि बहुत टाइम ले लेते हैं सीखने के लिए। 34 माह यानी 2 साल के बाद वह बोलना सीखेगा। तो देखेंगे उसको कितना माह लग रहा है, 34 माह लग रहे हैं उसको बोलना सीखने में, और 22 माह लग रहा है उसको क्या, चलने के लिए। वहीं आपने देखा टैलेंटेड बुद्धि का है तो हमारा कितने माह में चलना शुरू कर दिया उसने, 13 माह में। सामान्य बुद्धि का है तो 14 माह तक चलना शुरू कर देता है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर 22 माह तक बच्चा चल रहा है, 22 महीने का हो चुका है, तब जाके उसने चलना शुरू किया है, तो आप उसका बुद्धि का आकलन कर सकते हैं कि बुद्धि इसमें कैसी होगी। कैसी बुद्धि होगी इसके पास, कैसी होगी, मूर्ख बुद्धि का होगा। कौन सी बुद्धि का होगा ये बच्चा, कौन सी बुद्धि का होगा, मोरल बुद्धि का, राइट। मोरल का, मोरल बुद्धि का, मोरन बुद्धि का होगा, राइट। तो मोरन बुद्धि के बच्चे में कितना अंतर पाया जा रहा है, आप सामान्य और किससे, कुशाग्र बुद्धि से देख सकते हैं। अगर बच्चा कैसा है, मूड है, ज्यादा ही क्या है, मानसिक, जिसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसके जो बोलेगा वो भी कितना टाइम ज्यादा ले लेगा, यानी कम से 51 माह का समय लेगा, किसमें, भाषा विकास में। और आप देखेंगे चलेगा भी तो कितने माह में चलेगा, 30 महीने का समय लेगा जब वह चलना सीख पाएगा। तो आपने देखा कितना अंतर पाया गया। कुशाग्र बुद्धि का है, आप बच्चे को ऐसे देख सकते हैं कि आपका बच्चा है और आपका बच्चा है, आपके परिवार में जो बच्चे हैं वो किस एज में चलना शुरू किए हैं। अगर 13 माह में चल रहे हैं तब आप देख लीजिएगा कि कैसा है, हमारा कुशाग्र टैलेंटेड बच्चा है। 14 माह में चलना शुरू करता है तो सामान्य बुद्धि का बच्चा है। अगर 22 माह लेता है चलने के लिए तो कैसा है, कैसा है, मूर्ख बुद्धि है। और वहीं अगर बात करें 30 माह ले लेता है तो बच्चा कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मूढ़ बुद्धि का होगा, यानी जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं, राइट। अगर बात करें हम किसकी, बोलने या भाषा विकास की, अगर 11 माह में बच्चा बोलना सीख गया है तो वो कैसा हो जाएगा, बच्चा कैसा होगा, कैसा होगा, टैलेंटेड बुद्धि का होगा, राइट।
और वही वही शब्द अगर बच्चा 16 माह तक बोलना सीखा है तो यानी उसकी बुद्धि कैसी है, जर्नल है, सामान्य है, जैसे बच्चे नॉर्मल होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। फिर अगर बात करें अगर 34 माह ले रहा है वो सीखने के लिए, कुछ बोलना चाह रहा है, मम्मा पापा कुछ कहना चाहता है, उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भी 34 महीने का टाइम लग गया है, तो ये बुद्धि कैसी है, उसकी मूर्ख बुद्धि का है। और अगर 51 माह ले रहा है तो कैसा हो जाएगा, मूढ़ या जड़ बुद्धि का बच्चा होगा। राइट, तो आपने कहीं ना कहीं ये देखा कि उसका जो वंशानुक्रम है उसने भी तो इस पर प्रभाव डाला। उसने सामान्य बच्चों के साथ रहकर भी अगर अपने आप को क्या किया, इतना टाइम लिया है अगर अपनी क्रियाएं करने में, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, उस पर प्रभाव किसका दिखाई दिया, अनुवांशिकता का प्रभाव दिखाई दिया। राइट, जिसको क्या कहेंगे, इंटेलिजेंस या बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो बुद्धि पर भी किसका प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। राइट, इस चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा। ओके, चलिए अगले इसकी बात करते हैं। अगला कारक क्या होता है, तो अगला कारक होता है वंश या प्रजाति। कौन सा होगा अगला कारक, वंश या प्रजाति, वंश या प्रजाति। वंश या प्रजाति किस प्रकार का कारक होता है हमारे विकास में, या किस प्रकार से आनुवांशिकता के आधार पर ये क्या करता है, प्रभाव डालेगा। तो आप देखेंगे मानव शास्त्र के अध्ययन में यह पाया गया है कि अलग अलग प्रजाति का विकास भी अलग अलग होता है। राइट, किसकी बात कर रहा है, मानव अध्ययन की बात कर रहा है, मानव शास्त्र के पाया गया है अध्ययन में यह पाया गया है कि अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग प्रजाति के लोग लोगों का विकास कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। राइट, कैसे भिन्न भिन्न होता है, अब आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे कैसे होते हैं, एक अलग जलवायु में रह रहे हैं, यानी कि जो कैसे हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं। प्रजाति कौन कौन सी हो सकते हैं, आप देखेंगे एक प्रजाति पाई जाती है हमारे यहाँ, यानी अपने यहाँ तो नहीं पाई जाती है, नीग्रो, कौन सी, नीग्रो प्रजाति, नीग्रो प्रजाति के लोग। और दूसरी प्रजाति पाई जाती है कौन सी, श्वेत वर्ण। अब आपने दो प्रजातियां ले ली है, नीग्रो प्रजाति ली है और श्वेत वर्ण वाली प्रजाति ली है। दोनों प्रजातियों में विकास किस तरह से होगा आप इसको देख लीजिए एक बार। तो आप देखेंगे कि जो नीग्रो प्रजाति के बच्चे हैं, नीग्रो प्रजाति के बच्चों में प्रौढ़ता शुरू के वर्षों में ही शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे कि अगर श्वेत प्रजाति के बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी कि इनसे इनकी कितनी हो जाएगी, 80% अधिक बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी विकास डेवलपमेंट हो जाता है, उनका मानसिक विकास बहुत जल्दी हो जाता है। ये किस प्रकार से, आपने दो प्रजाति के बच्चे लिए, इसके भी ले लिए और इसके भी ले लिए शुरू के ही वर्षों में। राइट, किसकी बात कर रहा है, शुरू की बात कर रहा है कि नीग्रो प्रजाति के बच्चों में प्रौढ़ता की बात कर रहा है। राइट, प्रौढ़ता शुरुआत किसकी की अपेक्षा 80% कैसे हो जाती है, अधिक होता है। राइट, तो इसको सेंटेंस को थोड़ा समझ लीजिए, क्या कह रहा है, नीग्रो प्रजाति के जो लोग हैं, नीग्रो प्रजाति के बच्चों में प्रौढ़ता की शुरुआत शुरू के वर्षों में
यानी उनकी प्रौढ़ता शुरू हो जाती है शुरू के ही वर्षों में, यानी स्टार्टिंग, यानी शुरू जब उनका किशोरावस्था जो चल रही होगी, तो जब शुरुआत ही हुई होगी तभी उनमें क्या दिखाई देने लगती है, प्रौढ़ता दिखाई देने लगती है। वहीं आप देखेंगे उनकी अपेक्षा, किसकी बात कर रहा है, श्वेत वर्ण वाली प्रजाति की बात कर रहा है। उनकी अपेक्षा अगर बात करें तो इनमें 80% ऐसा पाया जाता है कि जो नीग्रो प्रजाति के बच्चे हैं उनका विकास बहुत जल्दी हुआ है। उनकी जो प्रौढ़ता, मानसिक विकास की बात नहीं कर रहा है, प्रौढ़ता की बात कर रहा है, वयस्कता की बात कर रहा है, एडल्ट की बात कर रहा है कि इनमें एडल्टेशन बहुत जल्दी आ जाती है। कितनी परसेंट आ जाती है, 80% बहुत जल्दी एडल्टेशन आ जाती है श्वेत वर्ण वाली प्रजाति की अपेक्षा। राइट, क्या कहना चाह रहा है, नीग्रो प्रजाति के जो बच्चे हैं उनमें प्रौढ़ता 80% अधिक देखी जाती है। कब, शुरुआत के वर्षों में, किसकी अपेक्षा, श्वेत वर्ण वाले बच्चों की अपेक्षा। इनमें जो है विकास या इनकी प्रौढ़ता का जो विकास है, इनकी वयस्कता या अडल्टेशन का जो विकास है वो कितने जल्दी हो जाता है, तो शुरुआत के ही वर्षों में 80% तक इनका हो जाता है। और इनमें जो होता है वही प्रौढ़ता का विकास धीरे धीरे या फिर उससे बाद में शुरू होता है। राइट, तो ये आपने देखा इसमें किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा, तो कहीं ना कहीं उनके वंश का या प्रजाति का ही प्रभाव पड़ा, जो एक अनुवांशिक ही कारण है। वंश और प्रजाति हमारी क्या है, एक अनुवांशिक कारण होती है। और वंश ही प्रजाति के आधार पर आपने विकास में भी यहाँ अंतर देख लिया कि दूसरी प्रजाति के लोग हैं तो उनमें किस प्रकार का विकास पाया गया, उनमें प्रौढ़ता बहुत जल्दी आ गई, और श्वेत प्रजाति के बच्चे हैं तो उनमें प्रौढ़ता बहुत धीरे धीरे आई है। कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव किसने डाला है, तो वंश या प्रजाति ने डाला है। चलिए अगले कारक की बात करते हैं, आंतरिक संरचना की बात करते हैं। राइट, किसकी बात कर रहा है, आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना, अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना किस प्रकार से प्रभाव डालती है, आप देखेंगे कि आपने देखा कि हमारे अनुवांशिकता है वो किस प्रकार से प्रभाव डाल रही थी। तो हड्डियों की बनावट, किसकी बात कर रहा है, हड्डियों की बनावट, राइट, मस्तिष्क का संरचना, मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क की संरचना, फिर हमारी ग्रंथियां आ जाती हैं, पीनियल ग्रंथि, राइट, पीनियल थायराइड, पैराथायराइड, ग्रंथियां हैं, तथा यकृत। किसकी बात कर रहा है, ये आंतरिक की बात कर रहा है ना, अग्नाशय, ये हमारे आंतरिक अंग हैं। अग्नाशय, हृदय, आदि। आदि का क्रिया प्रणाली में विशेष योगदान होता है। अब आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रंथियां हैं, ये आंतरिक संरचना, हमारी आंतरिक संरचना है ना, हमारे शरीर की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना की बात नहीं कर रहा है, आंतरिक संरचना की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं हड्डियों की बनावट, किस प्रकार की बनावट है उनकी हड्डियों की, राइट। फिर आप देखेंगे उनकी जो आंतरिक यानी मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की है। फिर आप देखेंगे पीनियल थायराइड की बात कर रहा है, पैराथायराइड ग्रंथि की बात कर रहा है, यकृत की बात कर रहा है, अग्नाशय की बात कर रहा है, और हृदय की बात कर रहा है। यानी ये कुछ अंग ऐसे हैं जो हमारे क्या करते हैं, विकास में एक विशेष प्रभाव डालते हैं। इनका विकास जिस तरह से, यानी आंतरिक विकास जिस तरह से होगा, हमारी ग्रंथियों का विकास जिस तरह से होगा, उसी तरह से उसका बाहरी विकास भी देखने को मिलता है। उसके मस्तिष्क का विकास अगर बहुत अच्छा हुआ है तो उसकी बुद्धि का विकास भी बहुत अच्छा होगा। अगर उसके मस्तिष्क में आप देखते हैं ना, हमें कभी कभी वातावरण का भी इसमें प्रभाव होता है कि आप देखेंगे कि उसको कहीं चोट लग गई है तो उसके मस्तिष्क का विकास सही से नहीं हो पाया। लेकिन अगर यही चीज उसको कहाँ से मिली, अनुवांशिकता से मिली, उसका मस्तिष्क का विकास उसके अनुवांशिक रूप से ही हुआ है, उसके मस्तिष्क की संरचना अनुवांशिक रूप से है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या देखने को मिलेगा, उसके विकास में प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रंथियों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिस तरह से उसके ग्रंथियों का हार्मोन्स रिलीज करेंगे उसी तरह से उसका विकास होगा।
आपने देखा होगा कि जो बच्चे संवेग होते हैं वो संवेग कहाँ से उसके प्रकट हो रहे हैं, मस्तिष्क के निकलने वाली ग्रंथियों से, हार्मोन्स से ही उसके संवेग का उद्भव होता है और उन्हीं संवेग के आधार पर उनका विकास भी होगा। तो कहीं ना कहीं ग्रंथियां भी इसमें क्या करती हैं, अपना आंतरिक रूप से एक अपना प्रभाव देखने को या प्रभाव छोड़ती हैं। राइट, तो ये आंतरिक संरचना की बात हुई जो किस पर प्रभाव डाल रही है, तो वंशानुक्रम पर या अनुवांशिकता के रूप में बच्चे के विकास में प्रभाव डालती है। चलिए हम अगले विकास की बात करते हैं जो हमारा कौन सा होगा। ये विकास हमारे किसके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, चरित्र यानी चारित्रिक रूप से अगर आप बात करें कि बच्चे का विकास किस तरह से होगा, तो वो क्या प्रभाव डालता है, आंतरिक अंग उसमें क्या कर देते हैं, प्रभाव डालते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं एक नए कारक होता है। हमने दो प्रकार के कारक देखे थे ना, एक हमने देखा था अनुवांशिक और दूसरा हमारा क्या होगा, वातावरण। कौन सी बात करने जा रहा है, वातावरण, जिसको आप कहते हैं ना पर्यावरण या बाहर का आवरण है, या जिसको इन्वायरमेंट कह रहे हैं। तो इन्वायरमेंट हमारे विकास में किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है जो बच्चे के विकास में प्रभाव डालता है। अगर इसकी बात करें, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे को कितने रूप से इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। आपने देखा ही होगा बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास यानी कि वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है, शारीरिक विकास पर इसका प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जिस वातावरण में बच्चे को रखा गया है उसके आधार पर उसको शारीरिक प्रभाव थोड़ा कम दिखाई देगा, शारीरिक प्रभाव ज्यादा दिखाई किसका देता है, अनुवांशिकता का दिखाई देता है। लेकिन अगर बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास में ज्यादा रोल किसका दिखाई देता है, वातावरण या एनवायरमेंट का दिखाई देता है। राइट, चलिए देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। बच्चे के मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव, शारीरिक प्रभाव की अपेक्षा अधिक मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। ये आप लोग नोट करते जाइएगा। राइट, कि किसमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपने वातावरण की बात की और अनुवांशिकता की बात की। अनुवांशिकता का ज्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा था, शारीरिक रूप से, और वातावरण का ज्यादा प्रभाव देखने को कहाँ मिलेगा, यानी उसके मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से उसके ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उसने क्या कहा है, शारीरिक रूप की यानी शारीरिक प्रभाव की अपेक्षा जो मानसिक प्रभाव होता है वो वातावरण का ज्यादा पड़ता है। राइट, यही कहना चाह रहा है। वातावरण व्यक्ति को कैसा व्यक्तित्व देता है, वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व समझ रहे हैं ना, व्यक्तित्व हमारा एक अपना व्यक्तित्व है। किस रूप में है, शिक्षक के रूप में आप हमारा व्यक्तित्व देख रहे हैं। आपका अपना व्यक्तित्व होगा जो स्टूडेंट के रूप में है। आप सामने वाले का दूसरा व्यक्तित्व देखते हैं, कोई देखते हैं बहुत ईमानदार है, उसका ईमानदारी के रूप में है, कोई राजनेता के रूप में है। आप दो प्रकार के लोग देखते हैं, अच्छे लोग भी और बुरे लोग। आप कैसे उनकी पहचान करते हैं, उनके व्यक्तित्व के आधार पर, उनको बाहरी बनावट के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर आप उनको क्या मानते हैं, उनके व्यक्तित्व को देख पाते हैं। तो कह रहा है वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तित्व के विकास व्यक्तित्व के विकास में कोई मौखिक योगदान ना देकर, मौखिक योगदान ना देकर, इस सेंटेंस को भी समझेंगे, ना देकर किस रूप में देता होगा, ना देकर कैसे दे रहा होगा, ना देकर बल्कि उसके उसकी गुणों की विशेषताएं, गुणों की, किसकी बात कर रहा है, गुणों की विशेषताएं,
गुणों की विशेषताओं को विकास करने में सहायक होती है। आपने देखा, अगर आप वातावरण की बात कर रहे हैं तो वातावरण किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये क्या करती है, सामने से यानी मौखिक रूप से कोई प्रभाव योगदान ना देकर किस रूप में इनको प्रभाव देती हैं, इनके गुणों की विशेषताएं कौन कौन से गुण है उस रूप में इसकी विशेषताओं में क्या करती है, एक तरह से सहायता देते हैं वातावरण। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति में एक आंतरिक गुण है, कौन सा गुण है, सच बोलने का गुण है, राइट, उसके व्यक्तित्व का ही एक झलक होती है ना कि व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। अगर ईमानदार है, उसका वातावरण ऐसा है जहां वो कैसा उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, वो ईमानदारी के खिलाफ अगर अपना ईमानदारी को रखता है तो उसके ज्यादा उसको क्या कर रही है, मानसिक रूप से परेशानी हो रही है, शारीरिक रूप से परेशानी हो रही है, अपनी ईमानदारी की वजह से वो क्या हो जाता है, हर बार मुसीबत में पड़ जाता है, राइट। तो आप देखेंगे उसके व्यक्तित्व के विकास में उसने सामने से क्या किया, सामने से उसने कोई प्रभाव ना डालकर आंतरिक रूप से उसकी विशेषताओं का विकास करता है, यानी कि वो तब भी अपनी ईमानदारी को बरकरार रखता है, चाहे सामने से कितनी भी उसको परेशानी क्यों ना हो, तब भी वो रखता है। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर अच्छे एनवायरमेंट में है, अच्छे जगह पर है, तब वह बात अगर अपने आप को ईमानदारी के साथ रखता है, अपनी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है, तो उसके विकास में और ज्यादा इंप्रूवल होता है। उसकी अपेक्षा जो अपोजिट वातावरण में है, वहां उसको कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, उसके विकास की क्या हो जाएगी, गति को धीरे यानी कि उसकी रुकावट पैदा करेगी, उसके विकास को प्रभावित करेगा उसका वातावरण, जहां वातावरण उसके खिलाफ है या उसके विरोध में है। अगर उसकी ईमानदारी के विरोध का वातावरण है तो उसके विकास में भी प्रभावित हो जाएगा। अगर उसकी ईमानदारी के साथ चलने वाला वातावरण है, जहां वो काम कर रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, वहां का वातावरण ही ईमानदारी वाला है और वो खुद भी ईमानदार है, तो कहीं ना कहीं उसको सामने से तो कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक रूप से जो उसके गुण है उसमें और ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यही कह रहा है उसके गुणों की विशेषताओं, राइट, गुणों की विशेषताओं में सहायक होते यानी उसके विकास को विकास करने में या विकसित करने में, उसके क्या करते हैं, गुणों को विकसित करने में एक सहायक रूप से काम करता है, राइट। ये कौन बात कर रहा है, वातावरण बात कर रहा है। इसके भी कई कारक होते हैं, देख लेते हैं। जीवन की आवश्यक सुविधा, किसकी बात कर रहा है, जीवन की आवश्यक सुविधाएं। जीवन की आवश्यक सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं, तो मनुष्य की भौतिक यानी भौतिक एवं सामाजिक जीवन की जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, आप लोग जानते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण से हमको क्या कर देती हैं, प्रभावित करती हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, जीवन की आवश्यक सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। तो अगर जीवन की सुविधाओं की बात करें तो भौतिक, मनुष्य की भौतिक, सामाजिक, जीवन से जुड़ी जीवन से जुड़ी मूलभूत, साथ साथ आप लोग लिखते रहिएगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास में बहुत अधिक सहायक होती है, विकास में बहुत अधिक सहायक होती है। अभी इस सेंटेंस को हम अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं हमारे किस पर, विकास पर, राइट। अब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं आप देख रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान। आप लोगों ने मूवी देखी थी ना, विद्यालय, रोटी कपड़ा और मकान। पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन या संतुलित भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, प्रकाश,
शुद्ध हवा, प्रकाश आदि ये क्या करते हैं, हमारे विकास को क्या करते हैं। अगर ये सब हमें उच्च कोटि के मिल जाते हैं तो हमारा विकास कैसा हो जाएगा, उच्च यानी उत्तम कोटि का अगर ये मिल जाए आप देखेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। मनुष्य के भौतिक सामाजिक विकास जीवन में जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती है। किस तरह से होती है, मान लीजिए कि आप अपना जो आपके बच्चे हैं या आप किसी बच्चे को रिसर्च कर रहे हैं, किसी बच्चे पर शोध कर रहे हैं, तो आप वहां देखेंगे कि जो बच्चे एक अच्छे वातावरण में हैं, जिनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से हो रही है, जैसे उनकी चाहे विद्यालय की हो बात, चाहे उनके खाने की बात हो, रहने की बात हो, यानी किस किस की बात कर रहा है, रोटी की बात कर रहा है, रोटी यानी खाने की बात कर रहा है, रोटी, कपड़ा, उनको पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े भी दिए जा रहे हैं, इस तरह से वातावरण में रखा गया है, अच्छे मकान का भी उनको उपलब्ध कराया गया है, विद्यालय भी बहुत अच्छा मिला है, पौष्टिक आहार भी उनको दिया जा रहा है, शुद्ध हवा यानी उनका खेलने का जो मैदान है वहां शुद्ध हवा है, या उनके रहने के जहां स्थान है वहां एक अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छी हवा का वातावरण रखा गया है, उपर्युक्त उन्हें प्रकाश भी दिया जा रहा है। ये सब अगर उनको बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है तो आप देखेंगे कि उनके बच्चे का जो वहां जो बच्चे रह रहे हैं उनका जो विकास है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। वहीं आप देखेंगे कि जो आपने देखा होगा रोड पे जो चलते हैं बच्चे, या जो आप देखेंगे झिग्गी में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, अगर उनका एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, उनके आसपास गंदगी है, उन्हें खेलने के लिए मैदान नहीं है, पर्याप्त भोजन ही नहीं है, या फिर कपड़े ही सही से पहनने के लिए नहीं है, या फिर उन्हें किसी और प्रकार की परेशानी हो रही है, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तब आप देखेंगे कि उनके विकास भी कैसा हो जाएगा, निम्न कोटि का होगा। किसकी अपेक्षा, जो वातावरण जिनको बहुत अच्छा मिला है। तो आप देख रहे हैं जीवन की आवश्यक सुविधाएं भी उतना ही महत्वपूर्ण है बच्चे के विकास के लिए जितना क्या है उनका आनुवांशिक रूप था। राइट, तो वातावरण किस रूप में हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, किस रूप में डालता है, भौतिक रूप से डालता है। भौतिक कौन से हो गए, हमारी जो बाहरी रूप का यानी बाहरी वातावरण है। आप देखेंगे एक बच्चा है जहां पढ़ रहा है, उसको अगर रात को पढ़ रहा है, मच्छर या लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है, पंखा भी उसको प्रॉपर चल रहा है, उसके आसपास जो है ऐसे इस तरह से वातावरण बनाया गया है, बाकायदा टेबल है, चेयर है, अब वो पढ़ने बैठ रहा है तो वो प्रॉपर पढ़ सकता है। वहीं उसकी तुलना आप दूसरे बच्चे से कर दीजिए जिसके पास भौतिक सुविधाएं नहीं है या सामाजिक वहां का वातावरण नहीं है, तो आप देखेंगे उसके पास ना तो लाइट है, ना तो पंखा है, ना तो वहां पे चेयर है। अब वो किस तरह से, यानी कि उतने टाइम वो क्या करेगा, क्या पढ़ पाएगा, नहीं ना, तो उसका विकास कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, निम्न कोटि का होगा। तो आप देख रहे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, विद्यालय, पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, प्रकाश आदि अगर उत्तम कोटि के होते हैं, तो बच्चे का विकास भी कैसा हो जाता है, उच्च कोटि का होता है। यही चीजें अगर उसको निम्न कोटि की दी जाती हैं, अगर यही चीजें उसको अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया जाता है, तो बच्चे का विकास भी कैसा हो जाता है, निम्न कोटि का होता है। यानी कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो मूलभूत आवश्यकता है इनका प्रभाव भी बच्चे के विकास पर देखा गया है। राइट, चलिए हम अगले हेडिंग की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, यानी कि आपने देखा कि जीवन की आवश्यक सुविधाएं हैं जो बच्चे के विकास में एक तरह से प्रभाव डाल रही थी। और दूसरा हमारा क्या है, समाज। किसकी बात कर रहा है, समाज की, समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति किस प्रकार से हमारे इसमें क्या करती है, इफेक्ट करती है, सोशल और क्या, किसकी बात कर रहा है, कल्चर की बात कर रहा है। सोशल और कल्चर की अगर बात करें तो ये भी क्या करते हैं, बच्चे के विकास में प्रभाव डालते हैं। राइट, कौन सा प्रभाव डालते हैं, समाज में प्रचलित रीति रिवाज, समाज में प्रचलित रीति रिवाज, किसकी बात कर रहा है, अगर रीति रिवाज जो वहां के प्रचलित हैं उनकी बात कर रहा है। मान्यताएं हैं, आप देखते हैं ना कि कई प्रकार की मान्यताएं समाज में पाई जाती हैं। मान्यताएं और नैतिक मूल्य, और नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य विकास की गति में, विकास की गति और दिशा, विकास की गति और दिशा निर्धारित करते हैं।
किस तरह से निर्धारित कर रहे हैं? आप देखेंगे कि बच्चे का जो विकास है उसमें कौन भागीदार, कौन हिस्सा ले रहा है, समाज भी हिस्सा लेती है और संस्कृति भी लेती है। किस तरह से? अगर आप जिस कल्चर में बच्चे को, जिस वातावरण में रखा गया है, वहाँ की जो रीति रिवाज है वो भी प्रभाव डालते हैं, वहाँ की जो मान्यताएं हैं वो भी प्रभाव डालते हैं, और जो नैतिक मूल्य वहाँ के बने हुए हैं वो भी क्या करेंगे, बच्चे के विकास में क्या करते हैं, गति और दिशा दोनों उसको क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं। यानी अगर वहाँ कोई अच्छा रीति रिवाज चल रहा है तो बच्चे का विकास भी अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। अगर कोई रूढ़िता चल रही है, कोई परंपराएं पुरानी चल रही हैं जो बच्चे के विकास के लिए बाधा बन सकती हैं, जैसे अगर बच्चे, वहाँ की मान्यताएं हैं, वहाँ की रीति रिवाज है कि बच्चों को क्या कर दिया जाए, बहुत जल्दी यानी कि बाल विवाह कर दिया जाए, तो क्या वहाँ के बच्चों का विकास उस तरह से हो पाएगा? नहीं ना कहीं किसने, कल्चर या संस्कृति ने भी प्रभाव डाल दिया। आपने उनके बाल विवाह ही कर दिया, उनके छोटे में ही उनकी शादी कर दी, बहुत जल्दी उनके बच्चे हो गए। अब वो अपना पूरा जीवन किस में लगा रहे हैं, उसी परिवार को देखने में या उन्हीं में अपना जीवन व्यस्तता में पड़ गए हैं। यानी कि अपना विकास जो उनका होना चाहिए था, जिस क्वालिटी का होना चाहिए था, उस पर प्रभाव किसने डाल दिया, रीति रिवाज और मान्यताओं ने, कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति ने उसको क्या कर दिया है, गति और दिशा दे दी है। अगर अच्छी संस्कृति है, अगर अच्छा समाज है तो उसका विकास कहीं अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। वहीं अगर रीति रिवाज बहुत उस तरीके के बने हुए हैं जो बच्चे को, विकास को क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके विकास को क्या कर देते हैं, बाधा के रूप में काम करते हैं। राइट, चलिए हम बात करते हैं कि अगले विकास की, पारिवारिक पृष्ठभूमि। किसकी बात कर रहे हैं? पारिवारिक पृष्ठभूमि की। पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिस तरह से बच्चे की परिवार में पृष्ठभूमि बनी होगी उसी तरह से क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। यानी कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से भी बच्चे पर क्या पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। आर्थिक रूप से अगर संपन्न परिवार है तो क्या होगा, वहां का जो बच्चा होगा उसका विकास भी कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर आर्थिक रूप से बच्चे का परिवार है वो कमजोर है या फिर वहां कोई परेशानी हो रही है तो बच्चा कहीं ना कहीं मूल आवश्यकताओं को ही जुटाने में अपना लग जाएगा और उसका विकास क्या हो जाएगा, उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। राइट, तो इस पर हम बात करेंगे आगे, और भी हमारे इसमें जो टॉपिक है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, ऑल द बेस्ट।